सो दिस इज़ पेपर 3 एंड आई एम विवेक पांडे। और बच्चों आज मैं 157 के आगे आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 बोल रहा है, अ मेटालिक चेन ऑफ लेंथ 1 मीटर लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस टेबल। द चेन स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन टेबल इज 25 सेंटीमीटर हैंग्स ओवर द एज ऑफ द टेबल। थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे है बट मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया कि चेन स्टार्ट कर देगी स्लाइडिंग अगर ये 25 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा बाहर हैंग हो जाए तो। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। तो बहुत सिंपल है ये बच्चों, ये चेन हो गई तो ये 25 सेंटीमीटर अगर ये लटक गया और ये कितना था 75 बचेगा क्योंकि टोटल वो है। तो ये जो लटका हुआ पार्ट है इसका वेट नीचे, लेट मी अज्यूम इसका टोटल मास m था, m/4g, और इसको रोक रहा है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स लिखूंगा मैं म्यू इंटू ऊपर वाले पार्ट का मास विच इज़ 3/4 ऑफ m इंटू जी। इक्वल कर देते हैं इनको। तो यहाँ से आ गया म्यू इक्वल टू ये 1/4 से 1/4 कैंसिल, एम जी से एम जी कैंसिल, म्यू इज इक्वल टू 1/3। ठीक। तो अभी बॉडी को यहाँ से आपने छोड़ा है, बॉडी स्लाइड्स डाउन फ्रिक्शनलेस है। यहाँ पे जाने के बाद इसको कंप्लीट करना है लूप। तो यहाँ पे आने के बाद इसकी स्पीड जो होनी चाहिए वो √5GR होनी चाहिए मिनिमम स्पीड। रेडियस d/2 हो जाएगी तो लिख देंगे। सो हाफ mv² इक्वल टू mgh, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। m से m कट गया, v को मैं डाल दूंगा √5GR² कर दूंगा, अंडर रूट हट गया, बाई 2 इज इक्वल टू g इंटू एच। तो यहाँ से ये g से g भी कट गया तो आपका आ गया जो h आया, h इज इक्वल टू 5r/2 या फिर 5r को मैं d/2 लिख देता हूँ, 5d/4। सो 5d/4। आइए अगले में चलते हैं। द स्लोप ऑफ अ स्मूथ बैंक्ड हॉरिजॉन्टल रोड इज p। स्लोप इज p, यानी tan थीटा आपको दे दिया बैंक्ड रोड का एज p। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r। द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच द कार कैन नेगोशिएट द कर्व। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों, √rg tan थीटा। वो स्लोप ही tan थीटा है तो √p/rg हो गया तो सीधा। अगला क्वेश्चन, तो इसमें ये बोल रहा है कि अ रोडवे ऑफ ब्रिज ओवर अ कैनाल इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रेडियस ऑफ 18 मीटर। What is the greater speed with which a motorcycle can cross the bridge without leaving the ground? तो वही हो जाएगा v max, यहाँ पे mv²/r should be less than equal to mu mg। m से m कट गया तो v should be less than equal to √μgr। वैल्यू डाल देता हूँ तो √g हो जाएगा आपका 10 इंटू 18 इंटू म्यू। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट स्पीड विद मोटरसाइकिल कैन क्रॉस ब्रिज विदाउट लिविंग द ग्राउंड। अच्छा एक मिनट, ये तो हमने हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए कर दिया ना, क्योंकि यहाँ तो म्यू गिवन नहीं है तो इससे तो आंसर आएगा नहीं। ये तो तब होता था जब हॉरिजॉन्टल। फिर से पढ़ते हैं, रोडवे ब्रिज ओवर अ कैनाल दिस ब्रिज, यानी ये हॉरिजॉन्टल नहीं बच्चों, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे। ओहो, तो ये रीड बहुत, मतलब ये जो मोटरसाइकिल वाला है ऐसे ये इस तरह से जा रहा है, ये ब्रिज है तो इट्स अ पार्ट ऑफ सम सर्कल। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस तरह से कि ये वेलोसिटी जो होती है इससे इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है v²/r। तो v²/r यानी mv²/r इक्वल टू mg, ये वाला कॉन्सेप्ट है, यानी v शुड बी लेस देन इक्वल टू √gr वर्टिकल। अगर इससे ज़्यादा हो गई वेलोसिटी तो ये
इस तरह से ऊपर कूद जाएगी मोटरसाइकिल। हो गया फिर तो √10 इंटू रेडियस होगी 18, √180। तो ऑप्शन में देखते हैं √180, तो 180 इज़ 45 इंटू 4, तो 2 तो बाहर आ गया, रूट आ गया 45। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर मैं यहाँ पे देखूँ 9 भी बाहर आ जाएगा, तो ये 6√5 बचेगा। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है आपका ये दिख रहा है मुझे सेकंड, ये तो डायरेक्टली लिखा हुआ था यहाँ, दिमाग ही नहीं लगाना था इसमें। ठीक है, अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग एट एन एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कॉइन इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज m, द कॉइन विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड इफ। तो ऑफ कोर्स फ्रिक्शन फोर्स जब तक उसको साथ में रखेगा तब तक चलेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू mg, दिस शुड बी सफिशिएंट इनफ यानी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही ये प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ से m कट गया, और वो या फिर इसको आप ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हो, तो यहाँ पे दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r म्यू mg, तो m से m कट गया, सो r शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर, सो r शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। एंगल ऑफ बैंकिंग एट टर्निंग ऑफ रोड डज नॉट डिपेंड अपॉन द, तो ये तो स्टैंडर्ड है बच्चों, ये रेडियस पे डिपेंड करता है। जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो मास ऑफ द व्हीकल के इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि आप मास कुछ भी आ जाए, कार आ जाए आपकी, चाहे कुछ भी आ जाए, मास के इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ एक्सेलरेशन जी पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे डिपेंड करता है। सो ए, a cyclist moves in a certain track of diameter 200 meter, the value of maximum speed with which the cycle can turn without leaving। तो बच्चों ये हुआ हॉरिजॉन्टल, जो मैं पहले कॉन्सेप्ट लगा रहा था, ये वाला हुआ हॉरिजॉन्टल वाला, वो बैंकिंग वहाँ पे ब्रिज था, ब्रिज में वर्टिकल सर्कल है, वहाँ mg से इक्वेट करते हैं या म्यू mg से इक्वेट करते हैं, तो वही mv स्क्वायर बाय r शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg, m से m कट गया, तो v शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। तो डाल दो इसमें वैल्यू, म्यू हो गया 0.2, रेडियस हो गई 200 और जी हो गया 10, तो ये तो 20 आ गया। तो देख लेते हैं यहाँ से कितना आ गया, रेडियस इज म्यू आर जी, डायमीटर है सॉरी, तो ये 100 डालना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था ना। देखो मैंने यहाँ मिस्टेक करने से बच गया, क्योंकि मेरा ऑप्शन अगर 20 लिखा होता तो मैं आँख बंद करके टिक कर देता, बट रीड केयरफुली। तो आप देखोगे यहाँ पे ये अंडर रूट ऑफ 200 हो गया, अब कहानी ख़त्म। तो ये 10 अंडर रूट 2 हो गया, और अंडर रूट 2 1.4 होता है इंटू 10 14। तो इसलिए मिस्टेक होने के चांसेस हर मौके पे होते हैं, लेकिन ऑप्शन अगर मैच ना करेगा तो आपकी किस्मत, कर गया होता तो मिस्टेक हो जाती। तो ध्यान रखें, रीड करें, खासकर रेडियस, ये डायमीटर। The unit of force and length can be increased by 4 times, then the unit of energy can be increased by। तो देखो बच्चों, एनर्जी जो होती है, एनर्जी की यूनिट होती है, एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि E इज F की पावर 1 इंटू लेंथ की पावर 1। तो हमें पता है कि अगर आपने इनकी यूनिट्स बढ़ा दी, अगर आपने F की यूनिट भी बढ़ा दी 4 टाइम्स और उसकी यूनिट भी 4 टाइम्स बढ़ा दी, तो टोटल जो इसकी एनर्जी की यूनिट हो जाएगी 4 इंटू 4, क्योंकि ये दोनों की पावर 1 है, तो 16 टाइम्स बढ़ जाएगी एनर्जी की यूनिट। सिंपल क्वेश्चन था वो। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा 65 से। So light and heavy body have equal momentum, which of the, अरे यार, p स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m। तो p सेम है, जिसका m ज़्यादा उसका k कम, तो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी उसका होगा जो लाइट होगा। इस फॉर्मूले से दिख गया, सिंपल क्वेश्चन था। तो अ मैन पुशेस अ वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ही अगर जीरो हो गया तो वर्क डन तो जीरो हो ही गया ना, तो नो वर्क एट ऑल। अगले वाले में देखते हैं।
A meter stick of 400 gram is pivoted at one end and displaced through 60 degree angle. The increase in its potential energy. तो यहाँ पे बच्चों जब बॉडी आ जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी को mgh लिखते हैं, लेकिन याद रहे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का h लिखोगे। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अब यहाँ पहुँच गया, तो आप देख सकते हो सेंटर ऑफ मास के लिए डेल्टा एच निकालना बहुत आसान है। ये है डेल्टा एच, तो ये डिस्टेंस लेंगे सेंटर ऑफ मास की L/2, तो दिस इज m, दैट इज 400/1000 प्रॉपर यूनिट के साथ, g इंटू एच आप देखेंगे तो ये डेल्टा एच जो होगा वो L/2 माइनस ये 60 डिग्री है तो L/2 cos 60, तो L/2 माइनस L/2 cos 60 इज हाफ, तो L/4 हो गया, तो ये 3 जीरो इससे उड़ गए, ये तो आ गया 1 जूल सीधा सीधा। Uniform chain of length L, mass m is lying on a smooth table. 1/3 of its length is lying vertically down over the edge. If g is the acceleration to gravity, the work required to pull the hanging part on the table. ये बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये एक चेन है जिसका L/3 पार्ट नीचे लटका हुआ है, अब इसको वापस ऊपर करना है। तो आप एक चीज़ ध्यान देखें कि जो पार्ट ऊपर रखा हुआ है वो एज इट इज़ है, उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, जो एनर्जी में चेंज आ रहा है वो सिर्फ इस पार्ट की एनर्जी है। तो जैसा ये क्वेश्चन था बच्चों, यहाँ पे आपने 60 डिग्री एंगल कर दिया, यहाँ पे आपने उसी एंगल को 90 कर दिया, तो जो भी आप वर्क डन करोगे वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh डेल्टा एच सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ चला गया, तो हाइट में चेंज इसका ये हुआ, तो लिख देते हैं। अच्छा ये ध्यान रहे कि ये जो मास है वो पूरा मत ले लेना, सिर्फ इस 1/3 पार्ट का लेना, तो वो हो गया m/3 g। अब जो सेंटर ऑफ मास है वो इस L/3 का भी हाफ पे होगा, तो ये कितना हो गया L/6, तो L/6 डिस्टेंस ऊपर चला गया, तो mg L/6 माइनस ऊपर की हाइट तो 0 ही थी वो, तो ये mg L/18 हो जाता है। कई लोग को तो ये याद भी होगा, तो कई और आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जिनके आपको ऑप्शन ही याद रह जाते हैं, तो भी उसको ध्यान से रीड करें, कई बार कुछ और पूछ लिया होता है, बट इस केस में वो ऐसा नहीं था। A body is dropped from the top of the tower. If the v is the instantaneous velocity of the body when it is located at height h above the ground, then which of the following remains constant? तो आपने एक बॉडी को ड्रॉप किया, वैसे जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहता है और दूसरा उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो यही हिंट होगा यहाँ पे इस चीज़ को देखने का कि जब ये ऊपर से आया, इनिशियल स्पीड इसकी 0 थी, और अब ये क्या बोल रहा है कि व्हेन इट इज़ लोकेटेड एट अ हाइट h अबव द ग्राउंड, ये स्मॉल h है, ये टोटल हाइट h हुई, तो यहाँ पे आने के बाद इसकी स्पीड v हो गई। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिख देता हूँ। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 थी, तो v इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो 2gh, तो g भी माइनस हो गया, h भी माइनस हो गया, तो ये h माइनस h हो जाता है बच्चों। तो आप देखोगे यहाँ से ये आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2g, v स्क्वायर बाय 2 प्लस gh इज इक्वल टू g कैपिटल H। तो ये h कुछ भी हो, दिस h, यानी आप देख सकते हो कि ये वेलोसिटी बदल रही है, ये स्मॉल h बदल रहा है, लेकिन ये टोटल एनर्जी है, ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों का टोटल सम टोटल एनर्जी mgh के बराबर है, वो mm कट गया है। तो वो मुझे पहले समझ में आ गया था कि यहाँ पे क्या बराबर रहने वाला है। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, मास हमने, क्योंकि मास भी कांस्टेंट रहेगा, तो आप देख सकते हो इस तरह से भी हम सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, बॉडी इज मूव्ड अलोंग स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर। पावर कांस्टेंट है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो पावर कांस्टेंट दे दिया, यानी किसी भी टी टाइम में अगर मैं एनर्जी बोलूँगा, मैं इसको दूसरे पेज में कर देता हूँ। कांस्टेंट पावर के क्वेश्चन आपने किए हैं बच्चों। अगर पावर कांस्टेंट होती है तो आप डायरेक्टली जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, उसको आप क्या लिख सकते हो, जो भी कांस्टेंट पावर है k इंटू टी।
सो दिस इज कांस्टेंट पावर के इंटू टी। ये काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी, तो वेलोसिटी आपकी आ गई, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ। कांस्टेंट को मैं फिलहाल ऐसे इग्नोर कर रहा हूँ। वेलोसिटी आ गई, तो जब आप इसको dx बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ, dx इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ dt इंटीग्रेट कर दोगे तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो t की पावर 1/2 +1 यानी 3/2 ऐसे कर देते हैं सीधा। कांस्टेंट से इंटीग्रेशन में भी क्या फ़र्क है, तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हो गया ये क्वेश्चन। राइफल बुलेट 1/20 मास ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो इसमें पूछ रहा है कि द लीस्ट नंबर ऑफ सच प्लांक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एक। तो एक बुलेट है जो कि 1/20 यानी पहले v थी तो 1/20 पार्ट लूज कर देगी, लूजेस। ये टर्म समझना जरूरी है बच्चों। तो लोगों को लगता है कि निकलने के बाद v/20 हो जाएगी, नहीं, निकलने के बाद 19 v/20 हो जाएगी, क्योंकि वो 1/20 लूज कर रही है, इतनी कम हो रही है, इतनी नहीं हो रही, इतनी कम हो रही है। तो ये मेरा प्लैंक है। अगर मैं इस प्लैंक को ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे एक अगर इनिशियल वेलोसिटी u थी तो निकलने के बाद u माइनस u/20 कम हो जानी है, यानी 19 u/20 हो जानी है। तो ये पहला प्लांक था। तो अगली बार फिर से करूँगा तो फिर से उसी फैक्टर से कम हो जाएगी। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मान लो मेरे n प्लांक लग गए, यानी पहले मैं इक्वेशन लिख दूँ v² यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 19 u/20 माइनस u² इक्वल टू 2as, तो 2a इंटू टी। तो जब आपने n प्लांक लगा दिए ऐसे तो फाइनली उसकी स्पीड 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूंगा इसको, मैं इस पे कर देता हूँ, तो 19/20 u² माइनस u² इक्वल टू 2as, 2a इंटू सिंगल प्लांक। अब आप अगर देखोगे तो ये हो जाएगा आपका फाइनल स्पीड अगर 0 हो गई तो 0² माइनस u² इक्वल टू 2a इंटू n प्लैंक्स nt। डिवाइड कर दो इनको, तो यहाँ से a और a कट गया, t से t कट गया, तो 19/20 का होल स्क्वायर माइनस 1/1, ये भी -1 है, इक्वल टू 1/n। तो n हो जाएगा बच्चों आपका 1/, ये हो गया 400, तो ऊपर चला जाएगा ये 400 माइनस 19 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 476, तो ये हो जाएगा 400/24, तो 400/24 दिस इज, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक मैं कैलकुलेशन देख लूँ, 19 का स्क्वायर 19 इंटू 19 1 जा 19, एक मिनट, दिस इज 20 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो दिस इज 400 प्लस 1 माइनस 40, तो ये 39 बचता है एक्चुअली में, 400 माइनस 39, ओके 19 का स्क्वायर, तो यहाँ पे -400 प्लस 39 हो जाएगा, तो ये 24 नहीं, ये 39 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू 39 लगभग 40 के बराबर है, तो 10 आ जाएगी, लेकिन ये 10 से ज़्यादा है, यानी 10 से तो क्रॉस हो जाएगी, 11वें में रुक जाएगी जाके, तो 11 आंसर होना चाहिए, 11 में रुक जाएगी। तो बच्चों अब जैसे मुझे यहाँ पे मैं देख रहे थे आपकी मैं 19 का स्क्वायर कर रहा था, तो एग्ज़ाम में भी कभी कभी ऐसे कुछ कैलकुलेशन आ जाती हैं, तो मैंने यहाँ पे तुरंत a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। भले ही अगर मुझे टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी पता है तो भी मैं 19 का मल्टीप्लाई भी करके भी कर सकता था, लेकिन इससे आपने देखा मेरे पास खटाक से आंसर आ गया। इवन मुझे उस टाइम ये भी सोच लेना चाहिए था कि 20 स्क्वायर माइनस जब मैं 19 स्क्वायर कर रहा था तो एक्चुअली में तो 20 माइनस 19 इंटू 20 प्लस 19 था, तो डायरेक्टली 1 इंटू 39 आ जाता, तो ये भी मुझे सोचना चाहिए था उस टाइम।
बट कभी कभी हम लोग इतना नहीं लगा पाते दिमाग, बट आप ध्यान रखें। तो कभी कोई कैलकुलेशन आ जाए तो घबराओ मत, बढ़ जाओ आगे। आपके अलजेब्रिकल टूल्स हमेशा आपके साथ हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 172, तो इसमें फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी विच मूव्स विद वेलोसिटी v इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द पावर विल बी। फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द वेलोसिटी। तो जो पावर होती है बच्चों, पावर का बेसिक फार्मूला होता है F इंटू वी। ये आपकी इंस्टेंटेनियस पावर होती है। तो ये तो फार्मूला ही पूछ लिया इसने, ये फोकट का क्वेश्चन था, फ्री का क्वेश्चन इसको कहते हैं ना, फार्मूला याद हो गया, काम खत्म। अब अगला वाला देखते हैं 73 क्वेश्चन। 73 में 173 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। 2 kg मास दे दिया है एंड मूविंग अलॉन्ग x, ये x का फंक्शन दे दिया t²/3। तो वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो वर्क डन में यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से लिखूंगा क्योंकि मुझे t का फंक्शन दे दिया है। तो चेंज इन काइनेटिक हो जाएगी हाफ m इंटू वी स्क्वायर। वेलोसिटी लिख दूंगा यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके, दिस इज 2t/3। तो 2t/3 इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, यानी t की वैल्यू 2 डाल दूंगा तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 0, इनिशियली तो 0 ही थी, का स्क्वायर। मास भी 2 देखा, 2 से 2 कट गया, तो ये 16/9 जूल। तो 16/9 तो मुझे दिख रहा है साफ साफ, एक सिंगल ऑप्शन है, फोर्थ। और देखते हैं, ये खासकर ये वाले क्वेश्चन ना बड़े आसान होते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। अगर बाई चांस अगर मुझे कॉन्सेप्ट अगर याद हो तो ये सबसे पहले उड़ा देना चाहिए, क्योंकि इनमें 10 सेकंड भी नहीं लगना। जैसे देखते हैं, अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। अब इस बार देते काइनेटिक एनर्जी इक्वल दे दी है, विच इज ग्रेटर मोमेंटम। वही काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में जो रिलेशन है p²/2m इज इक्वल टू k। तो p² इज इक्वल टू 2m इंटू के। तो साफ साफ मैं देख रहा हूँ कि जिस काइनेटिक एनर्जी तो सेम दे रखी है, जिसका मास ज़्यादा है उसका मोमेंटम भी ज़्यादा। तो हैवी बॉडी विल हैव ग्रेटर मोमेंटम। सिंपल क्वेश्चन। 175, तो फोर्स दे दिया ये cx, वर्क डन पूछा है तो इंटीग्रेशन f dx, c डाल दोगे, c बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x²/2, तो हाफ cx² सीधा। A spacecraft of mass m is moving with velocity v in free space. When it explodes and breaks in two, after explosion the mass m is left stationary, the velocity of the other part. तो ये तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाएगा बच्चों। इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम कितना था, m इंटू वी। फाइनली क्या हुआ कि स्मॉल m वाला मास जो है उसकी स्पीड हो गई 0, तो दूसरा मास कितना बचा, स्मॉल m माइनस m, लेट मी से उसकी स्पीड होगी v डैश। तो v डैश आपका आ जाएगा m/m-m, mv/m-m, खत्म। ठीक ठाक क्वेश्चन था ये। 2 masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energies. The ratio of magnitudes of their momentum is, तो हो गया p²/2m इज के। तो मैं लिख सकता हूँ k1/k2। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तो सेम दे रखी है, तो ये तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू p1/p2 का होल स्क्वायर इंटू m2/m1। तो p1/p2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1/m2। तो p1/p2 इज 1/√2। तो 1/m1m2 का मास है 1:4, तो रूट ले लेंगे तो 1:2। इजी पेपर था ये बच्चों रिलेटिवली। तो वर्क डन इन टाइम t ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m विच इज एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड v इन टाइम t1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो वर्क डन लिखना है हमें इन टाइम t। तो टाइम t बोल दिया, यानी मुझे वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी क्योंकि वर्क डन विल बी इक्वल टू, और ये वर्क डन स्टार्ट रेस्ट से हो रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हाफ m इंटू v² माइनस 0। अब मुझे v लिखना है, तो v इज इक्वल टू होता है u+80, u तो 0 था,
प्लस ए इंटू t1। ठीक है बच्चों, लेकिन ये जो आपकी वेलोसिटी है ये t टाइम की वेलोसिटी है, और ये जो वेलोसिटी है ये t1 टाइम की वेलोसिटी है, ये ध्यान रखें। यानी हमको जो v दे रखा है वो t1 टाइम वाला है, तो यहाँ से एक्सलेशन आ जाएगा a विल बी इक्वल टू v बाई t1। इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, क्योंकि वेलोसिटी एट टाइम t विल बी इक्वल टू 0 प्लस a इंटू टी, और a हमने लिखा v बाई t1 इंटू टी, इससे आपको v मिलेगी एट t, जो कि वर्क डन में लिखना है। तो हाफ एम वी स्क्वायर कर दूंगा, तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, ये वी टी स्क्वायर, दैट इज वी स्क्वायर बाय t1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो इसमें आंसर आ गया हाफ ऑफ वी स्क्वायर, ये फोर्थ। सो बुलेट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v स्ट्राइक सस्पेंडेड ब्लॉक m। पहले ये कर लेते हैं, आसान दिख रहा है। A shell initially at rest explodes into pieces of two equal masses, then the two pieces will। तो initially at rest, अब एक्सप्लोड हो गया, तो रेस्ट यानी इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 था, तो बाद में टू पीसेस ऑफ मास भी इक्वल दे रखा है, यानी बाद में m v1 प्लस m v2 होना चाहिए, तो बाद में भी टोटल मोमेंटम 0 होना चाहिए, तो इसमें m से m कट गया, तो यहाँ से आया कि v1 प्लस v2 शुड बी इक्वल टू 0 वेक्टर। तो v1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ v2। ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इसमें देखते हैं, मूव विद द सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन डायरेक्टली, ये दिख गया मेरे को। तो सेम वेलोसिटी, बाकी उल्टे पुल्टे पढ़ने की जरूरत नहीं, बट मैं समझा देता हूँ। मूव विद सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन, ये तो गलती हो जाना है भाई, अपोजिट नेगेटिव आया ना। विद डिफरेंट वेलोसिटी, डिफरेंट भी नहीं हो सकती क्योंकि मैग्नीट्यूड मास सेम हो गया ना, तो एम उड़ गया था, तो v1 शुड बी इक्वल टू v2 इन मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, इसलिए थर्ड। 179 भी उड़ा देते हैं उसको। देखो, बुलेट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v स्ट्राइक्स सस्पेंडेड, ये तो क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है मुझे, पेन टूट गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 179, ये ब्लॉक m है, बुलेट, ये बुलेट है, बुलेट का मास स्मॉल m, वेलोसिटी v, ये इससे टकराई और इसके अंदर रही है, निकल गई बाहर। उसके बाद ब्लॉक रेज कर गया, तो इसमें ये गिवन नहीं है कि बुलेट बाहर निकले, तो हम अज्यूम करेंगे बुलेट इसके अंदर ही रहेगी टकराना। जैसे ही इसके अंदर रह गई तो बुलेट की कुछ स्पीड आई होगी u, और इस स्पीड के कारण ये बुलेट ऊपर चला गया कुछ हाइट h। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, यानी अपने को ये u ही निकालना है। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो हाफ m प्लस कैपिटल M इंटू यू स्क्वायर इक्वल टू m प्लस कैपिटल M। अज्यूम करके चल रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेसिफिकली गिवन नहीं है कि बुलेट बाहर निकली है कैसा है। GH, तो आप देखेंगे इट शुड बी, ये कट गया, तो u शुड बी √2GH। बट इसमें एक बहुत बड़ा जंक्शन हमने यूज़ किया है बच्चों, क्योंकि ऑप्शन देख के मुझे लग रहा है कि इसमें एक लाइन लिखी होनी चाहिए थी कि वो बुलेट के बाहर, क्योंकि ये जो बाकी ऑप्शंस हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन होता है जिसमें अगर ये बुलेट बाहर निकल जाए तो भी हम वो u लिख सकते हैं। तो देखते हैं वैसे इसको, तो इस केस में मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। बट इफ दिस इज केस 1, इफ बुलेट स्टिक्स और रिमेन्स विथ ब्लॉक, अदरवाइज दूसरा जो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, इफ बुलेट लीव्स, तो मतलब ये हुआ कि ये ब्लॉक था ऐसे, ये v वेलोसिटी से आई बुलेट, टकराई और बाहर निकल गई, और बाहर निकलने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और बुलेट की वेलोसिटी हो गई
U1। अब ये ब्लॉक की ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम। अब बाद में ये ब्लॉक अकेला चला गया ऊपर एच हाइट तक। तो इस केस में भी अगर मैं देखूं, अगर ये एच हाइट तक चला गया तो भी फिर तो वही आ जाना है, एम वी स्क्वायर एम जी एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर वी यू वन स्क्वायर। क्योंकि अब मैं टोटल मास नहीं लिखूंगा यहाँ पे, अब तो मैं सिर्फ उसी का मास लिखूंगा। तो यहाँ से भी हमारा फिर आ जाएगा भाई, तो u इक्वल टू √2gh इज सेम फॉर बोथ। बहुत बढ़िया। तो इस केस में दोनों में ही आंसर ये होना है। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट। थैंक यू।